नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि सीधे तौर पर चौतरफा महंगाई का कारण बनती जा रही है। ईंधन महंगा होने से हर आवश्यक वस्तु का उत्पादन और परिवहन महंगा हो जाता है, जिसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। सब्जियों और फलों की कीमतों में वृद्धि हो रही है। कारण ये है कि मंडियों तक माल पहुंचाने वाले वाहन ज्यादा किराया वसूल रहे हैं, जिस कारण फल, सब्जी, दूध और अन्य जो रोजमर्रा के खाने पीने के सामान हैं वो महंगे हो जा रहे हैं। वहीं कारखानों में सामान के उत्पादन और पैकेजिंग में भी ईंधन का उपयोग होता है, जिसके लिए लागत बढ़ने से वो अपने उत्पाद बाजार में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। तो सीधा सीधा पेट्रोल डीजल की तेल की कीमतों में जो वृद्धि, उसकी वजह से जो उससे जुड़े हुए तमाम जो चीजें हैं, सबसे पहले जो परिवहन संघ है उन्होंने अपना माल भाड़ा बढ़ा दिया। धीरे धीरे उनके माल भाड़े में वृद्धि का असर जो इन परिवहन जो होते हैं सामान, उन पर सीधे सीधे पड़ने लगा। यानी फल, अनाज, सब्जियां, ये तमाम चीजें, जितनी भी चीजें जो कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंचाई जाती है ट्रकों के माध्यम से, माल वाहनों के माध्यम से, उन तमाम चीजों के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ गए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, माल भाड़ा बढ़ा, इसलिए अब उनके दाम भी बढ़ने लगे। तो अब आम जो चीजें हैं, एक अंदाजा ये लगा रहे हैं मार्केट के जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि 20 से 25%, चाहे अनाज की बात कर लें, चाहे सब्जियों की बात कर लें, चाहे फल की बात कर लें, या फिर दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं जो परिवहन होकर कहीं न कहीं से आती हैं, उनमें 20 से 25% का इजाफा हो रहा है। और बात यही नहीं है, विशेषज्ञों का ये अनुमान है कि आने वाले दिनों में 10 से 15 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध अभी रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर ये बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ एलपीजी और सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी होगी। इससे जो टैक्सी है, सिटी बसें हैं, ऑटो भाड़ा है, सरकारी जो परिवहन की सुविधा है, उन तमाम के जो है दाम बढ़ेंगे, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा, छोटे से छोटे कर्मचारी पर पड़ेगा, छोटे से छोटे जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन पर पड़ेगा, क्योंकि वो सभी इन्हीं साधनों से आना जाना करते हैं। अब ये अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये तय माना जा रहा है कि उनकी जेब पर सीधा सीधा ये असर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इन तमाम चीज़ों के वृद्धि के जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, तनाव बने हुए हैं, वो अभी युद्ध रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर युद्ध नहीं रुकता है तो कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ेगी। एलपीजी, सीएनजी के अगर मान लो वहाँ पर जो है क्राइसिस होती है तो उनके दाम निश्चित रूप से बढ़ेंगे, क्योंकि भारत में इतना अभी उत्पादन संभव नहीं है जितनी कि यहाँ पर जो है उपयोग है। उपयोग के हिसाब से अगर मान लो डिमांड और सप्लाई का अनुपात बिगड़ता है, बात करते हैं अगली खबर की। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज की ब्लॉकबस्टर कामयाबी का जश्न मना रहे रणवीर सिंह को डॉन 3 से किनारा करना काफी महंगा पड़ रहा है। शूटिंग से ठीक पहले डॉन 3 छोड़ने को लेकर रणवीर चौतरफा घिर चुके हैं। महीनों से चल रहा विवाद इंडस्ट्री के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के दर पर पहुंच चुका है, और फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की शिकायत पर फेडरेशन ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन का निर्देश जारी कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है इस संगठन से जुड़े हुए सदस्य, जिनमें डायरेक्टर, कैमरामैन, लाइटमैन, एडिटर, आर्ट डायरेक्टर और स्पॉट बॉयज तक शामिल हैं, वो रणवीर के साथ काम नहीं करेंगे। फेडरेशन का दावा है कि उनके साथ कुल 4 लाख से ज्यादा सिने एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब एक्टर की अगली फिल्म प्रलय पर भी संकट गहरा गया है। वो प्रोड्यूसर भी हैं, और जहां तक इस विवाद पर नए सिरे से बहस छिड़ी है, वो रणवीर सिंह ने आधिकारिक तौर पर इसका सम्मान करते हुए कुछ न कहने का ही फैसला लिया है। हालांकि इससे पहले कई एक्टर्स ने फिल्म अचानक छोड़ी है, लेकिन रणवीर सिंह को उनकी कामयाबी का ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब पूरी कहानी समझिए। पूरी कहानी ये है कि रणवीर सिंह जिस समय धुरंधर की शूटिंग कर रहे थे, उसी समय उनकी डॉन 3 की डेट भी थी। अब चूंकि वो धुरंधर की ब्लॉकबस्टर जो हुई, उसके बाद धुरंधर 1, फिर पार्ट 2, फिर उसके बाद धुरंधर 3 की शूटिंग में व्यस्त हो गए। इसकी वजह से उन्होंने फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की फिल्म डॉन 3 छोड़ दी। इससे इतने प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर हैं वो इतने ज़्यादा नाराज हो गए कि FAICE यानी कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर एसोसिएशन के दरवाजे पर ये शिकायत लेकर पहुंचे
कि ऐसे कोई एक्टर साइनिंग अमाउंट लेकर, डेट्स देकर कैसे छोड़ सकता है। फेडरेशन ने इसे काफी गंभीरता से लिया और सीधी सीधी बात, जो इसके पास 5 लाख की सदस्यता वाला अगर फेडरेशन हो और तमाम अधिकार अगर दिए गए हों, वो फेडरेशन ऐसे फैसले लेने में उसने कोई गुरेज नहीं की। और इसका असर ये हुआ कि उन्होंने सीधे सीधे रणवीर सिंह के खिलाफ ये निर्देश जारी किया। सभी सदस्यों को, जो 5 से 6 लाख, जिनमें स्पॉट बॉयज, कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक शामिल है, FWIC के तमाम मेंबर्स को उन्होंने ये फरमान जारी हुआ कि रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे, रणवीर सिंह का बायकॉट किया जाएगा, एक तरह से अगर हम इसे सीधे भाषा में कहें तो। और इसका असर ये हुआ कि रणवीर सिंह की तमाम जो पिक्चरें हैं उन पे काम बंद हो गया, यानी कि किसी भी क्रू मेंबर ने उसमें से काम करने से इनकार कर दिया। अब हम आपको FWIC की अगर हम बात करें, क्या है ये अंग्रेजों के ज़माने में इसका जो है स्थापना की गई थी और इसका मतलब था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉइज, यानी कि जितने भी जो लोग हैं जो फिल्म जगत से जुड़े हुए काम करते हैं वो सभी इसके मेंबर हैं। 5 लाख से अधिक मेंबरशिप जो है इसकी है। फिल्म लाइन से जुड़े हुए तमाम लोग इसमें किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं और तमाम लोगों ने इसकी सदस्यता जो है वो हासिल की हुई है। फेडरेशन का काम क्या है कि इस लाइन से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, छोटे से छोटे कर्मचारी हैं, उनके हितों की रक्षा करना, ताकि उनको जो है उनका पारिश्रमिक सही समय पर मिल रहा है कि नहीं, किसी वजह से जो है वो किसी प्रताड़ना के शिकार तो नहीं हो रहा है, कोई जाति भेदभाव तो नहीं हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखना, तमाम शिकायतों पर नज़र रखना, फेडरेशन ने कई बड़े बड़े ऐसे जो है विवाद भी सुलझाए हैं। हालिया में उन्होंने रमेश तौरानी का एक विवाद सुलझाया, जब प्रोड्यूसर पर 3 करोड़ लेकर काम नहीं करने का आरोप लगा था, निर्माता ने लगाया था, तब इस बात को फेडरेशन ने सुलझाया था, बाइकआउट किया गया था। उसके बाद आखिर निर्माता को 3 करोड़ देने पड़े थे। ये फेडरेशन को अधिकार भी ये है कि वो किसी को भी, किसी कलाकार को, किसी भी एम्प्लॉय को, अगर उसके खिलाफ कोई गंभीर शिकायत आती है तो उसे बैन कर सकता है, उसे काम करने से उस पर बैन लगा सकता है। फिल्म कलाकारों के जो पैसे हैं, अगर वो सही समय से भुगतान नहीं किए जाते हैं, उन विवादों को लेकर भी फेडरेशन जो है एक सख्त रवैया अपना सकता है। ये तमाम अधिकार FWIC यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉइज को दिया गया है और इन्हीं अधिकारों का उपयोग करते हुए रणवीर सिंह पर हालिया ये बैन लगाया गया है। दूसरी तरफ अगर हम रणवीर सिंह की प्रतिक्रिया देखें, उन्होंने इस मामले में पूरी तरह से अपने आप को साइलेंट रखा है। सीधा सीधा एक लाइन का उनका बयान आया है कि वे फेडरेशन का और सभी निर्माता निर्देशकों का सम्मान करते हैं और उचित समय पर इसका जवाब भी देंगे। बात कर लेते हैं एक रोचक खबर की। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी मुंबई में कि तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अब तरबूज खाने से मृत्यु होने की खबरों के बीच लोगों में डर का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। बाजार में तरबूज की डिमांड पहले जैसे नहीं रहेगी। जो पिछले सीजन में जो तरबूज 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, अब वो महज 12 से 15 रुपया तक बिक रहा है। साथ ही बाजार में 20 से 30% तक तरबूज की डिमांड कम हो गई है। इन तमाम खबरों को लेकर जो अफवाहें हैं, कुछ इसे अफवाह बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल परीक्षण में इसका जो है खुलासा होना बाकी है। लेकिन असर क्या हो रहा है कि जांच में एक फॉस्फाइड नाम का खतरनाक रसायन मिलने की बात आई थी, जिसको ये कहा जा रहा है कि इंजेक्शन के माध्यम से उसे तरबूज में इंजेक्ट किया गया था ताकि तरबूज ज़्यादा लाल दिखे और उसमें मिठास आए। ये आमतौर पर तरबूज के अंदर नहीं होता, इसे कि बाहर से ही इंजेक्ट करना होता है। अब श्योपुर में भी यही हादसा हुआ जब तरबूज खाने से पिता पुत्र की मौत की खबर आई। सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन इसका खौफ इस कदर है कि लोग बाजार से तरबूज खरीदने से परहेज कर रहे हैं। असर सीधे सीधे व्यापारियों के साथ साथ किसानों पर भी पड़ा है और उन्हें लागत का दाम भी नहीं मिल पा रहा है। बाजार में जो तरबूज की डिमांड कम हुई है, उसका असर तीनों ही चेन सप्लाई पर पड़ा है, चाहे किसान जो इसका उत्पादन करता है, व्यापारी जो इसे थोक मार्केट से खुदरा मार्केट में लाता है, इसके अलावा परिवहन के लोग हैं जो खास तौर पर तरबूज का परिवहन करते हैं, जिनका मुख्य काम तरबूजों से लेकर ही चलता है, उनका मुख्य व्यवसाय जो चलता है। इन तीनों ही लोगों पर, छोटे कर्मचारी से लेकर किसान जो इसको पैदावार जो इसकी बढ़ाता है, वहां तक इसका असर हुआ है। जहरीला इंजेक्शन ये लगाया गया है कि इसकी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि सैंपल की रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट है लैब की, वो अभी आनी बाकी है। लेकिन मध्य प्रदेश, दिल्ली,
महाराष्ट्र, मध्य, इसके अलावा दिल्ली, तमाम सभी जगह जहाँ भी तरबूज को जो है वो गर्मियों में सबसे ज़्यादा जहाँ पर जिनकी बिक्री होती थी, वहाँ पर अगर हम देखें तरबूजों की बिक्री 30 से 40% घट चुकी है। यानी कि लागत जो किसान तरबूज इस मौसम में उगाता है ये सोचकर कि पूरे साल भर का जो अपना मुनाफा है वो तरबूज के से फसल से जो है पूरा करेगा, वो अब बेहद नुकसान में नजर आ रहे हैं। किसानों ने इस बात को लेकर कई जगह शिकायतें भी की हुई है, कई जगह यहाँ पर कृषि मंत्रालय से भी शिकायतें भी, इस तरह की अफवाहों को लेकर बाजार में कहीं न कहीं जागरूकता जो है फैलाई जाए, लेकिन फिलहाल इस पर ऐसा कोई भी कदम उठाया नहीं गया है। नतीजतन क्या हुआ है? नतीजतन ये हुआ है कि अपनी पैदावार जो है बेचने के फिराक में किसानों ने खुद ही दाम कम कर दिए, व्यापारियों ने खुद ही दाम कर दिए और 25-30 रुपए का तरबूज 10 रुपए 12 रुपए में बिक रहा है। उसके बावजूद लोग तरबूज खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। एक भ्रांति सबके मन में बैठी हुई है कि अगर तरबूज खरीदें तो कहीं न कहीं उनकी जान पर भी आफत बन सकती है। सबसे बड़ी बात, जो मध्य प्रदेश और मुंबई में इसका सीधा असर पड़ा है, दिल्ली में खासतौर पर अगर हम तीनों जगह की बात करें, मध्य प्रदेश, मुंबई और दिल्ली, ये तीन ऐसी जगह है पर जहां पर सबसे ज्यादा तरबूजों की बिक्री में गिरावट देखी गई है। महाराष्ट्र में 3 घटनाएं हुई हैं, तीनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जारी नहीं किया एडवाइजरी कि किसी तरह के तरबूज के खाने से परहेज किया जाए या फिर किसी तरह की इसमें जो है जहरीला या घातक हो सकता है, किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से भ्रामक खबरें आई, जिस तरह से लोगों ने इसके मीम्स बनाए, जिस तरह से भ्रामक तरीके से प्रचार किया गया, उसके बाद सीधे तौर पर इसका असर जो पड़ा है वो तरबूज की बिक्री पर पड़ा है। बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि जब भी हाईकमान मुझे कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। कल हाईकमान ने मुझे इस्तीफा देने की बात कही और कहा कि DK शिव कुमार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में मौका देना चाहिए। अब अगले CM DK शिव कुमार होंगे। इससे पहले सिद्धारमैया दोपहर 3 बजे लोक भवन पहुंचे। उनके साथ डिप्टी CM DK शिव कुमार भी मौजूद थे। सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा सौंपा। आपको बताएं कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों के चलते बेंगलुरु से बाहर हैं। इससे पहले दिन में सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में अपने घर पर मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग भी बुलाई, जिसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने फैसले की जानकारी दी। इस दौरान DK शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए। इसके बाद CM ने उन्हें गले लगा के आशीर्वाद दिया। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री SK पाटिल ने भी बताया कि मीटिंग में DK शिव कुमार के नाम पर मुहर लगी। बात कर लेते हैं चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस की। इस मामले में ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया है। CBI उन्हें मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि मैनिट ले गई और शुक्रवार को कोर्ट में पेश करेगी। ट्विशा की सास गिरिबाला के घर पहुंची CBI की टीम ने करीब 6.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। पति समर्थ पहले ही पुलिस रिमांड पर है। 12 मई की रात आपको बता दें भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। 24 मई को भोपाल एम्स में दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया। साथ ही मौत के 12 दिन बाद भदभदा शमशान घाट में ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया था।
मध्य प्रदेश में अब विकास का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। इंदौर से भोपाल तक मेट्रोपॉलिटन रीजन विकसित करने की योजना पर सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि आने वाले समय में इंदौर देश के सबसे आधुनिक महानगरों में शामिल होगा। मेट्रो, एलिवेटेड रोड, इकोनॉमिक कॉरिडोर और स्मार्ट अर्बन प्लानिंग के जरिए मालवा क्षेत्र की तस्वीर बदलने की तैयारी है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अर्बन डेवलपमेंट मॉडल अब आकार ले रहा है। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम और शाहजहांपुर तक फैले विशाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। करीब 14,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह योजना सिर्फ शहरों का विस्तार नहीं, बल्कि भविष्य की नई अर्थव्यवस्था का आधार मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे उद्योग, निवेश, रोजगार और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नई गति मिलेगी। भोपाल इंदौर कॉरिडोर को क्लीन, स्मार्ट और हाईटेक रीजन के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के जरिए छोटे शहरों और आसपास के अर्ध शहरी क्षेत्रों को भी बड़े विकास मॉडल से जोड़ा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पूरे मालवा क्षेत्र में रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है। 14,000 किलोमीटर क्षेत्र विस्तार, इंदौर भोपाल कनेक्टिविटी, रतलाम शाहजहांपुर शामिल, स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट, उद्योग और निवेश को बढ़ावा। मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाहजहांपुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8,000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का भूमि पूजन किया जा चुका है। यह कॉरिडोर सिर्फ सड़क परियोजना नहीं, बल्कि एक मॉडर्न अर्बन जोन होगा, जहां इंडस्ट्रियल हब, रिहायशी क्षेत्र, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पीथमपुर पहले से औद्योगिक राजधानी माना जाता है और अब इस क्षेत्र को नई आर्थिक ताकत देने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। कॉरिडोर के विकसित होने से लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी सीधा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही सड़क और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होने से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इंदौर पीथमपुर कनेक्टिविटी, मॉडर्न इंडस्ट्रियल जोन, स्मार्ट सिटी सुविधाएं, रोजगार के नए अवसर, एयर और रोड नेटवर्क और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की गई कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसी के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। इंदौर मेट्रोपॉलिटन योजना में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को सबसे अहम माना गया है। नई सड़कें, एलिवेटेड रोड, रिंग रोड और रेल कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि इंदौर से भोपाल तक का पूरा क्षेत्र तेज यातायात और आधुनिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ दिखाई दे। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन बेल्ट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। मेट्रो और एलिवेटेड रोड परियोजनाओं से शहरों में ट्रैफिक दबाव कम होने और यात्रा समय घटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सरकार का फोकस ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो आने वाले कई दशकों की जरूरतों को पूरा कर सके। हमारा इंदौर, उज्जैन, देवास, शाहजहांपुर का मक्सी और धार का धार और बदनावर, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन में हो गया। अब आप अंदाज लगा लो, इंदौर और देवास, उज्जैन में विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, आने वाला समय पूरे क्षेत्र के लिए है। एक बार में पूरा क्षेत्र विकास के कई नए मुकाम हासिल करेगा। मेट्रोपॉलिटन का मतलब राजधानी परियोजना की तर्ज पर
पूरे क्षेत्र में विकास का काम चलेगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य सिर्फ शहरों का विस्तार नहीं बल्कि एकीकृत और योजनाबद्ध विकास मॉडल तैयार करना है। इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों को भविष्य में देवास और सीहोर के माध्यम से आपस में जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है। ऐसे में साफ है कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन परियोजना आने वाले समय में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, शहरीकरण और निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन सकती है। सरकार की कोशिश है कि यह पूरा क्षेत्र भविष्य में एक आधुनिक, हाईटेक और निवेश केंद्रित आर्थिक रीजन के रूप में पहचान बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।